हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आयु बहुत बढ़िया होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो बच्चे हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक था वो था कैटनेशन, वहां हमने काम खत्म किया था और आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपी के बारे में या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो इसको पढ़ने के पहले हम ये जानेंगे कि जो एलोट्रॉप्स आए हैं वो हैं क्या, एक्चुअली में मिले कहाँ से। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कार्बन की अकरेंस को। कार्बन की अकरेंस मतलब वो किस किस फॉर्म में मिलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो आपका अकरेंस ऑफ कार्बन है बच्चे, वो मेनली दो तरीके से मिल सकते हैं आपको। मतलब अकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन किस किस फॉर्म में मिलेगा। तो बच्चे आपको कार्बन जो है हमारा वो दो फॉर्म में मिलेगा। इधर आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट मतलब अकेला पड़ा होगा, या मैं बोलूं एलिमेंट में मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इधर वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में मिलकर इसने क्या बना लिए होंगे, कंपाउंड बना लिए होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, कंपाउंड्स बना लिए होंगे। अगर मैं बोलूं कि कार्बन किस स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करेगा, तो इसमें ज्यादा पसंद करेगा। अच्छा, फ्री स्टेट में कौन कौन से आपको मेनली फॉर्म्स मिल सकते हैं या एग्जांपल मिल सकते हैं? तो बच्चे आपको फ्री स्टेट में मेनली टू फॉर्म मिलेंगी, मिलेंगी बहुत ज्यादा, लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना, हमारे जो मतलब कि वो दो हैं। वन इज डायमंड एंड सेकेंड इज ग्रेफाइट। इनके बारे में हमको कहानी में ज्यादा समझना है, बाकी तो सब ठीक ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा बकमिस्टर फनरीन, और उसके बाद मिलेगा आपको कोक मिल सकता है, कोल मिल सकता है, चारकोल मिल सकता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके भी फ्री स्टेट के, बट मेनली हमको इन दो पे फोकस करना है। तीसरे को बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हम करेंगे डिस्कस। कंबाइंड की बात करूँ मैं बच्चे, तो कंबाइंड तो ये अपना सीधे सीधे लो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एयर की फॉर्म में मिलेगा आपको, ये है ना। और इसके अलावा बात करूँ CaCO3, काफी सुना होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। लाइम स्टोन है ये। आपको चौक, जो आप व्हाइट बोर्ड में हम लोग जो चौक यूज करते हैं ना, उसमें भी CO3 मिलेगा। और मैं एग्जांपल की बात करूँ बच्चे, तो फ्यूल्स में स्पेशली पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनमें आपको मिलेगा। अगर मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, है ना, प्रोटीन, इन सब में मिलेगा। और हमने बात की थी कार्बन तो हर जगह मिलता है, आपको क्या मिलेगा, कॉटन कपड़ा है, वूल, वुड, क्या है, ये सब जगह जो कार्बन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। तो ये क्लियर होगा, छापो इसको, फिर हम बढ़ते हैं अपने बहुत बढ़िया टॉपिक की तरफ, जो कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बनते हैं वो कार्बन की फ्री स्टेट होते हैं। मतलब उसमें जो आपको कार्बन मिलेगा वो फ्री स्टेट में मिलेगा, मतलब कार्बन के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बने हुए वो स्ट्रक्चर्स है। क्या ये बात समझ आई है? अगर ये समझ आइए तो चलो बढ़ते हैं एलोट्रॉप्स की तरफ। ओके बच्चे, तो अब जानते हैं एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो बच्चे एलोट्रॉप्स की मैं सीधी सीधी बात बोलूँ ना, तो कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में रह सकता है, और वही जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बनेंगी उन्हीं को हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे की क्या है, एलोट्रॉप्स है। कैसे? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है बात। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब शुद्ध देसी भाषा में हम बात समझते हैं। बात बच्चे ये है कि अगर आपको याद हो तो कैटनेशन हमने पढ़ा था, और कैटनेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक एलिमेंट अपने ही एटम से या एक एटम अपने एटम से जुड़ने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं कैटनेशन। अब वो एटम ऐसे भी जुड़ सकता था, है ना। अब वो एटम ऐसे भी जुड़ सकता था, कार्बन कार्बन एंड कार्बन एंड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, वो एटम ऐसे भी जुड़ सकता था। क्या है बच्चे, ये है तो कार्बन की ही जुड़ने की टेंडेंसी, सब कार्बन दूसरे जुड़ रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये तो हो गई थी कैटनेशन की बात, कि कैटनेशन की वजह से इतने सारे कंपाउंड बन सकते हैं। बट ये एलोट्रॉप्स नहीं है, कि एलोट्रॉप्स अभी बात की थी उसमें कार्बन से फ्री स्टेट मिलता है, मतलब कार्बन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके एलोट्रॉप्स होंगे उसमें सिर्फ वही एटम मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेंगे, बट वही एटम डिफरेंट फॉर्म में अरेंज हो सकता है। तो कार्बन की बेसिकली बच्चे तीन यहाँ पे आपको एलोट्रॉप्स मिलेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन। तो इसे याद नहीं रहता तो ऐसे भी याद सकते हो, बकमिस्टर फुलरीन, है ना। हाँ, तो बकमिस्टर फुलरीन भी क्या है, आपका एक एलोट्रॉप है। अब हम बात करेंगे डिटेल में, किसकी बात करेंगे बच्चे, तो हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये सदियों पुराने हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में ये थोड़ा रिसेंट स्टडीज में आता है, बहुत ज़्यादा काम पता नहीं है इसका, अभी भी इसके बारे में रिसर्च इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमें जो डिटेल करना है इसके बारे में हल्की से झलके जरूर देखेंगे। तो अब आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर। तो आप बच्चे देखना कि मैं आपको दो चीज़ें दिखा रही हूँ। एक तो ये हमारी पेंसिल है ना,
पेंसिल में आपको पता है कि ग्रेफाइट होता है, आप लोग इतने होशियार हो कि इसकी जो लिड है वो क्या है ग्रेफाइट की बनी है। ये जो कार्बन वाली जिससे हम लिखते हैं वो क्या है, ग्रेफाइट है। और अगर आप ये रिंग देख रहे हो, है नहीं, इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइन है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ साइनी मटेरियल दिख रहा है, तो ये क्या है, डायमंड है डायमंड। हाँ, अब ये ना बोलना अपन को इसकी उंगली चाहता है, इतनी महंगी नहीं कि मेरी उंगली काट ले जाओ, है ना, बहुत छोटे छोटे बेचारे लगे हैं तो मुझे जिंदा रहने देना। चलो, तो क्या है बच्चे, अब देखो दोनों चीज़ों को देखो कि एक ये है जो ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है, और ये दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम, अगर आप लिखोगे तो टूट जाएगी, और फिर लिखोगे तो ये खत्म होती जाएगी। तो जब ये दोनों एक ही जैसे हैं, हमने बोला ये भी कार्बन के और ये भी कार्बन के, हम बोल रहे हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर क्या है ऐसा कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी ज्वेलरी पहन रहे हैं हम लोग जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, और दूसरा ग्रेफाइट है वो इतना बेचारा प्यारा सा कि हम पेंसिल से लोग ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा महंगाई की बात करें तो ये बहुत महंगा आता है, और ये हमारी पेंसिल 5 रुपये 10 रुपये बेचारी जैसे आती है वैसे आती है। तो क्या है फ़र्क दोनों में, तो हम इसके बारे में डिटेल समझते हैं। तो एक बात समझो कि दोनों बने हैं कार्बन से, किससे बने हैं, कार्बन की फॉर्म है, दोनों किसकी हैं, ये कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। अब अगर मैं एक बात समझाऊं कि कार्बन है मम्मा माँ, है ना, और कार्बन के हैं ये दोनों बेटे, एक है डायमंड एक है ग्रेफाइट, क्योंकि माँ एक है तो एक ही माँ के ब्लड से दोनों बने हैं भाई, ग्रेफाइट भी माँ के ब्लड से बना है और डायमंड भी माँ के ब्लड से बना है, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर डायमंड का भी है और कार्बन का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का भी। तो मैं बोल सकती हूँ कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है, सेम एलिमेंट एटम है, या सेम एलिमेंट एटम प्रेजेंट है, कार्बन इसमें भी है और कार्बन इसमें भी है, ठीक है बात। अब एक बात बताओ, अगर दो भाई हैं, जुड़वा नहीं है तो अलग अलग भाई हैं, मतलब एक पहले पैदा हुआ था एक बाद पैदा हुआ था, ऐसा वाला बात, तो उन दोनों की शकल सूरत अलग अलग होगी, मतलब जो अरेंजमेंट होगा, क्योंकि दोनों भाई चाहे सेम ही हो लेकिन उनके जीन्स अलग अलग होते हैं ना, डीएनए अलग अलग होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, डीएनए अलग अलग होता है, बिल्कुल सेम डीएनए नहीं हो सकते। तो उनका जो एलिमेंट है, जो एटम है वो तो सिमिलर है बट अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर बायोलॉजी में आप थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे तो हम कहते हैं ना जीन्स के कोड अलग अलग होते हैं, सब में अलग होते हैं, इसीलिए सबका डीएनए अलग अलग होता है। तो सेम वहां पे केस, हाँ थोड़ी मतलब ये बायो वाली बात हो गई है बट घबराओ नहीं, बहुत ही सिंपल बात तुम समझो कि एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, एटम सिमिलर है। तो अरेंजमेंट बोल सकती हूँ ना कि अरेंजमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट, इसी वजह से डायमंड डायमंड है और ग्रेफाइट ग्रेफाइट है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है। हम बात करेंगे कैसा है डिटेल में, डिफरेंट अरेंज्ड का, अरे यार, अरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया। तीसरा बात करते प्रॉपर्टी की। अब अगर दो भाई हैं तो दोनों का नेचर सेम नहीं हो सकता, है नहीं, हो सकता है एक बहुत शांत हो और दूसरा बहुत गुस्से वाला हो सकता है एक बहुत सीधा साधा और दूसरा एकदम भयंकर और पद्धरी हो। तो दो भाई हैं, दोनों का नेचर एकदम सिमिलर नहीं हो सकता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। बट अब प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो दो भाई काफी हद तक तो अलग होंगे, मतलब उनका चलने फिरने का स्टाइल अलग हो सकता है, उनका मारपीट करने का स्टाइल हो सकता है, उनका बात करने का स्टाइल हो सकता है, बट कुछ प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे, जो हम यहाँ पे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अपने घर वालों से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहीं हद तक सेम होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि दो भाई हैं, उन दो में प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब दिखने में, क्योंकि अरेंजमेंट अलग है तो प्रॉपर्टी फिजिकल वाली कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, हम इसके बारे में भी बात करेंगे अभी कैसे ये डिफरेंट है। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे कैसे सिमिलर की केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं डायमंड ग्रेफाइट में बात करूं कि दोनों के पास एटम क्या है, सेम है, कार्बन का एटम है, बट उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए डायमंड डायमंड है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट है। इनकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि ये क्या है, डायमंड है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और दूसरा क्या है आपका ग्रेफाइट है, जो कि बहुत बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल है। तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात अब हम करेंगे जब हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इतना पल्ले पढ़ो तो ये लाइनें थोड़ी छाप लो, क्योंकि ये थोड़ी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका डेफिनेशन लिख लो, अगर पूछ लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं तो छापने में काम आएगी। हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बात करेंगे डायमंड के बारे में, क्योंकि भैया ये महंगे आइटम है, इनके बारे में बात करना काफी जरूरी है नहीं, क्योंकि हीरा हीरा होता है, जोहरी को परख होती हीरे की, है नहीं। तो हम बात करेंगे डायमंड। तो डायमंड आपको पता होगा कि ये क्या है,
दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है, जब जितने अभी तक नोन हुए तो हार्डेस्ट मटेरियल है। तो डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है, ये हार्ड मटेरियल है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूं तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, दिख रहा होगा 3D स्ट्रक्चर इसका, बट इतना हमको एग्जाम में नहीं बनाना है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे कि कैसे ये अरेंज होते हैं, हम कैसे सिंपल वे में पता चलेगा, हम वही बात करेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बच्चे इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, है नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और उसके बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेंगे हम। अब 3D में हम एक पॉइंट निकाल के बताते हैं कि मैंने बोला कि ये जो काला वाला डॉट है ना, ये क्या है? कार्बन है। अब आपको मैंने बोला था कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यहां पे वो 4 बॉन्ड बनाएगा, वो भी कैसे? टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट में। तो ये 2 3 और ये 4, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी कार्बन। ठीक है बच्चे, ये एक कार्बन था जो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा था। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन होगा वो भी किससे जुड़ेगा? आगे जाके 3 कार्बन जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये कार्बन भी 4 से जुड़ गया, सिमिलरली ये ऐसे हो जाएगा, ये और आगे जुड़ेगा जाके, और कार्बन ये वाले जो है वो आगे से जुड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही करते करते क्या करेगा ये? अब सुनो, ये तो ऐसे वाली होगी, अब कुछ कार्बन यहाँ मतलब यहाँ होंगे तो वो ऐसे जुड़ जाएगा, कुछ इसके पीछे होंगे वो वाला उससे जुड़ जाएगा जाके। इसी तरीके से ये 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अभी कहने की बात क्या है कि ये 3D स्ट्रक्चर है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। कैसा हो गया? मतलब 3D है और आपस में इतने इंटरकनेक्टेड है वाया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे इंटरकनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड कैसे है? वाया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैसा बना रहा है ये? 3D कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा? 3D कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है और ये चारों बॉन्डिंग ऐसे 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 कर रहा है, तो स्ट्रक्चर बना 3D और सब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए डायमंड क्या एक हार्ड सब्सटेंस माना जाता है। तो कोई पूछे डायमंड हार्ड सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो कार्बन होते हैं वो चारों कार्बन जुड़े हुए होते हैं वाया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और वो मिलकर बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं। अब एक बात और आती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है, हाई डेंसिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट है। दूसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, क्योंकि टफ है, स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्ट होने में बहुत समय लगेगा। तो ये सारे ये क्वेश्चन वो कैसे हो गए कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो 3D है। क्यों 3D है? क्योंकि इसके चारों बॉन्ड हैं वो इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, स्ट्रक्चर 3D बनाते हैं। कॉम्पैक्ट बनाते हैं क्योंकि सब वाया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से होगा क्या? ये जो स्ट्रक्चर है वो इतना जो हार्ड है उसकी वजह से क्या होगा? इसकी डेंसिटी हाई होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्या ये बात क्लियर है? अरेंजमेंट बोलूँ तो ये टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन बच्चा कुछ नहीं होता बच्चे, ये बोले कि इसके जो फेसेस है ना वो 4 फेसेस है, लाइक अ पिरामिड। देखो ध्यान से देखो, तो ऐसे पिरामिड जैसे नहीं बन रहा। तो टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होता है? कुछ खास मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इसके 4 फेसेस हैं लाइक पिरामिड। बस इतनी बात समझ लो, पल्ले पड़ जाएगी। अगर एक यूनिट को उठा के देखोगे तो आपको लाइक अ टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट दिखाई देता है। क्या ये बात क्लियर है? अब एक और बात आती है इसमें, बात क्या आती है कि बच्चे ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो बच्चे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने के लिए उसमें आयंस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब एक बात ध्यान से देखो, इसके तो चारों बॉन्ड बने हुए हैं, कोई आयंस है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कोई फ्लो है नहीं। जब कोई फ्लो है नहीं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट बहुत कम करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं ऐसे लैब वगैरह में कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो डायमंड ऐसे कोई खास रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करता है। यही ग्रेफाइट और डायमंड के जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो यही है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ग्रेफाइट अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या ये बात समझ आ रही है? इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब एक बात और आती है कि हमें कैसे पता चला कि इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन ही है और कुछ नहीं। ये आप डाउट पूछते हैं बच्चे कि हमें कैसे पता चला। हालांकि आप
हाई लेवल पे स्टडी करोगे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे आप इनका स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, बट आपको अपने लेवल की एक छोटी सी बात बताते हैं कि इस डायमंड को, मतलब डायमंड तो बहुत महंगा आता है, नहीं कर सकते ऐसे यूजली, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर डायमंड को चेक करने का ये एक वे निकाला गया, डायमंड को आप एयर के साथ में बर्न करते हो तो एयर क्या होता है, O2, तो कहते हैं CO2 गैस निकल जाती है और कोई और चीज उसमें फिर प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब सारा का सारा जो डायमंड होता है वो कार्बन से बना है, ये इस बात को शो करता है। और CO2 को अगर आप लाइम वाटर में डालोगे तो लाइम वाटर मिल्की कर देता है। कैसा कर देता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूधिया जैसा सफेद हो जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है चेक करने का किसके पास कार्बन है कि नहीं है। जिसके पास भी कार्बन होगा वो O2 से बर्न करके CO2 देगा, और CO2 को जब आप लाइम वाटर में पास करोगे तो उसके जो लाइम वाटर वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो है कार्बन का बना था, क्योंकि सारा का सारा कार्बन C के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके उड़ गया ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? इतना क्लियर है। स्ट्रक्चर बेसिक ये वाला देखना, उतना अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाना तो मत बनाना, ये वाला बनाओगे तब भी काम चल जाना है। हो गया बच्चे, क्लियर है? अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ओके बच्चों, तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट बच्चे एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा है? शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे? जैसे ये एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, और ये जो लेयर है आपस में वो डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़ी हुई है। इन दोनों के लेयर के बीच, जैसे मान लो एक लेयर ये है और एक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे है, तो इन दोनों लेयर के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो आपस में जैसे लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है बट हल्का सा इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो ये कैसा हो रहा है? वीक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे वीक फोर्स लग रहा है। तो इसी वजह से ये इतनी स्ट्रांग नहीं है लाइक डायमंड, क्योंकि डायमंड में चारों तरफ से कॉम्पैक्ट बन रहा था। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के देखूं तो ये कुछ ऐसा बनता है। मान लो ये कार्बन है बीच में, 1 2 और ये 3, मतलब ये जो एक कार्बन है वो किससे एक 1 कार्बन जो है वो किससे कनेक्ट होता है? कनेक्टेड बाय 3 कार्बन। और वहां क्या था? कनेक्टेड बाय 4 कार्बन। वो एक कार्बन चारों कार्बन जुड़ा था, और यहाँ पे जो एक कार्बन है वो कितने जुड़ेगा? 3 कार्बन जुड़ेगा। तो एक जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे वो शेयर करके बॉन्ड बनाता है। तो बच्चे 1 2 3 को 2 से शेयर करके बॉन्ड बना लिया और चौथा बॉन्ड बना नहीं, तो उसका ये वाला तो फ्री पड़ा होगा। वो फ्री पड़ा होगा तो यहीं बेचारा घूम रहा होगा ऐसे। बात समझ आई? इसकी भी अपनी कहानी है। तो पहली बात तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे और ऐसे। जैसे आप इमेजिन करो कि आपने एक पेज रखा और इसके ऊपर दूसरा पेज रख दिया, तो टच तो होंगे आपस में, हालांकि यहाँ टच नहीं है, टच तो ऐसे होंगे, लेकिन आप जैसे शीट निकालोगे तो आराम से निकल जाएगी, क्योंकि नीचे वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो शीट लाइक लेयर स्ट्रक्चर है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे है। तो शीट लाइक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि आपका डायमंड है। तभी डायमंड हीरा हीरा है, और आपकी जो दूसरी पेंसिल की लेड है वो इतनी सॉफ्ट है ना। वो लेयर के फॉर्मेशन में तभी आप लिखोगे, फिर टूटेगी तो दूसरी मिलती है, या आप लिखते जा रहे हो तो घिसती जा रही है, फिर अगली लेयर आपको मिल रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इंटरकनेक्ट करके। तो बच्चे अगर बात कहाँ पे आती है कि डायमंड जो आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड से कनेक्ट होता है। अगर बच्चे 3 बॉन्ड से कनेक्ट है तो क्या मुझे बताओगे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होने का रीजन क्या है? यस बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, सॉरी जो कंडक्ट होती है, तो मैं बोलूंगा ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोल सकती हूँ मैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये सॉफ्ट मटेरियल है, डायमंड जितना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है? शीट लाइक लेयर स्ट्रक्चर है, शीट लाइक लेयर स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर होगा, है ना। अब इतना तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का एक साथ लिख लेते हैं, डायमंड का पूरा और ग्रेफाइट का पूरा, सारे पॉइंट एक साथ लिख लेते हैं, एक जगह पर लिख लेते हैं, ताकि आप जो कोरिलेट करके पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। आई होप भी क्लियर होगा। 3 बॉन्ड बनाएगा और ग्रेफाइट की इतनी कहानी, ठीक है। हमारे मतलब वर्क के लिए बहुत है कहानी, तो इसको जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों का एक साथ रिलेशन देख लेते हैं कि क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसको भी अगर आपको चेक करना है ना बच्चे, तो ये भी आपको क्या करोगे, ग्रेफाइट को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से, तो ये CO2 ही देगा, क्योंकि ये भी पूरा कार्बन से बना हुआ है, और लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। तो मैंने बोला था ना केमिकल प्रॉपर्टी की जो हम बात करेंगे, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही जो है डायमंड और ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, और CO2
लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। रिएक्शन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, बट फिजिकल पूरी की पूरी अलग है। वो हार्ड है, ये सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका लो है, और स्ट्रक्चर में बिल्कुल अलग अलग है। वो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बच्चे जल्दी देख लेते हैं क्या क्या इनमें कनेक्शन है और क्या क्या डिफरेंस है। तो जो पहला है वो डायमंड कैसा दिखता है, बिल्कुल कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, ब्रिलियंस मतलब चमक उसकी क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चमक से बात आती है कि जो डायमंड है वो बहुत कॉस्टली है ना, और जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही चीप है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि डायमंड इतना महंगा है और ग्रेफाइट हमारा बेचारा इतना सस्ता है? तो बच्चे जो मेन रीज़न है ना वो इसकी चमक है। वो कहते हैं ना कि हीरे को तराशा जाता है तब वो हीरा बनता है। तो जब हीरा एक्चुअल मिलता है ना तो इतना शाइनी, इतना सुंदर नहीं लगता। इस पर ना कट मारे जाते हैं, और इस पर जितने कट्स होते हैं वो उतना ज़्यादा साइन करता है, उतना ज़्यादा वो चमक शो करता है ना। तो बच्चे ये जो कॉस्ट है ना वो उसके बाद उस पर कितनी धुनाई हुई है ना उसकी कॉस्ट है, उस पर कितनी मेहनत की गई है वो उतनी, उसकी उतनी कॉस्ट होती है। तो सिर्फ नेचर ने दिया इस वजह से वो कॉस्टली नहीं है, किसी ने उसको तराशा, उस पर मेहनत करी, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर अपनी कीमत या अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना बच्चे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, तब जाके आप हीरे की वैल्यू कहलाएंगे, तब जाके आप हीरा बनेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है जिससे सीखने को मिलती है। अच्छा, ग्रेफाइट हमें पता है ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है, तो कोई नई बात नहीं है इसमें। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, जितने दुनिया में जाने जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड है। और ग्रेफाइट क्या है, बहुत ही सॉफ्ट स्लिपरी है टू टच। और ग्रेफाइट जो लाइटर देन डायमंड होता है, ऑब्वियसली जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही लाइट होता है एज कम्पेयर टू डायमंड। ये क्या है, डायमंड डज नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें जो चारों बॉन्ड होते हैं वो बने हुए होते हैं, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द वन फ्री इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पूरे में घूमता है घूमता है घूमता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ये 3D कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है बच्चा, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर से लेयर स्ट्रक्चर बनता है। ये हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों है ना। तो रीजन ये है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो बना होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, और जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। तो ये पूछा गया कि ग्रेफाइट, उसका रीजन दीजिए कि डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका रीजन यही है कि वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है और 3D कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से वो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, उसकी वजह जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसकी वजह से वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसा है। अब बात करते हैं यूजेस में। यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ये जो डायमंड है क्योंकि ये बहुत हार्ड है तो इसे हम लोग कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ड्रिलिंग में, जैसे ज़मीन के अंदर खुदाई करनी हो या कहीं खुदाई करनी हो, तो जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वो ड्रिलिंग करते हैं, तो उसकी ऐसे नोक पे क्या लगाते हैं, डायमंड लगाया जाता है, जिससे वो आराम से ड्रिलिंग हो जाती है और बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, है ना। ज्वेलरी मेकिंग बनाते हैं, ये तो हमें बचपन से पता है कि ये ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। यूज इन आई सर्जरी, ये बहुत ही मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। बच्चे का ग्रेफाइड है, और ग्रेफाइड को अगर आप लोग सर्जरी में यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे पेंसिल पट से टूट जाती है, और आई जो है हमारी वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है कि यहाँ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम जो सर्जरी में है, जो कटिंग वगैरह या बॉडी किसी पार्ट्स को कटिंग के लिए हम इसका डायमंड का यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली कट हो जाए और डायमंड अपना कोई पार्ट उधर ना छोड़ दे। इस वजह से हम लोग इसे आई सर्जरी में भी जो आई सर्जन्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट क्या यूज एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में मतलब मैं बोलूँ कि आपने देखा होगा कि ग्रीस ऐसे लगाते ना, हमारी साइकिल की चेन खराब हो जाती है तो कहते हैं ग्रीस लगा दो, या कहीं पे आवाज़ आ रही तो ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो उसकी। तो मशीन्स में जब ऑयलिंग की जाती है ना, उसे हम बोलते हैं कि यहाँ लुब्रिकेंट जैसा यूज़ हो रहा है, मतलब उसे गीला करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए। तो ग्रेफाइट का यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई, हमारे ऑयल ठीक थे ना। तो बच्चे ग्रेफाइट का यूज़ तब आता है जब आपको कोई मशीन बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करवानी है। लाइक कोई मशीन है जिसका जब वो काम कर रही होगी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे कर रही होगी, उस जगह पे ऑयल्स क्या होता है, अपने बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है, तो ऑयल काम नहीं कर पाता है। ग्रेफाइट डायमंड जितना स्ट्रांग नहीं है, बट बच्चे उतना भी वीक नहीं है कि इजीली उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट, एज अ ऑयल की जगह पे यूज़ करते हैं। कुछ जगह पे ग्रेफाइट का पाउडर भी यूज़ होता है, उससे हम कुछ ऑयल्स में मिक्स करके वहाँ भी यूज़ करते हैं, बट इसका जो बेहतरीन काम है वो यूज एज अ लुब्रिकेंट, स्पेशली एट अ हाई टेम्परेचर, है ना।
अच्छा, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, मतलब बड़े तो हो गए हो, जब आप थोड़ा 11th 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनोगे। हालांकि आपने 9 एंड 10 में थोड़ा थोड़ा बहुत सुन रखा है, लेकिन डिटेल आप तभी पढ़ोगे। तो बच्चे जो इलेक्ट्रोड लगते हैं ना, वो कार्बन और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगते हैं। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। और पेंसिल लेड और ब्लैक मेट से तो आपको बचपन से पता है किसका यूज होता है। तो बच्चे ये जो है ना, ये पूरा समरी है, तो इसको जरूर छाप लें। और इसको अगर कुछ नहीं आता ना तो रट्टाफिकेशन इसका कर लेंगे और अगले दिन जाके उल्टी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा काम बना ले जाएगा। तो इसको छाप ले। अब एक हमारा लास्ट में बचा है बकमिस्टर फ्लोरीन। उसके पहले मैं आपको आपके एग्जाम में आए हुए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसे नोट करो। प्लीज कमेंट में मुझे उसका आंसर बताओ, ताकि मैं देखूँ तुम्हारे कुछ पल्ले वल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि बच्चे ऐसे ही फ्लाई ओवर जा रहा है, मैं बके जा रही हूँ, तुम सुने जा रहे हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके ये हैं कि पहला क्वेश्चन आया, डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने बात करी उसकी, उन्होंने पूछा था गिव द रीजन, 2 स्टेटमेंट दिए थे। तो डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मैंने बोला, उसका मुझे जो आप एग्जाम में जैसे लिखोगे वो नीचे कमेंट में बता दो कि आप कैसे लिख के आओगे। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है, मुझे उसका रीजन भी ऐसे ही 1 लाइन का ही है आंसर, आपको 1 लाइन में देना है, तो 1 लाइन में आप मुझे दे दीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है कि डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका रीजन। और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है उसका रीजन। ओके बच्चे, लास्ट हमारा है बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये बच्चे क्या होता है ना, 60 कार्बन का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, लाइक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है 60 कार्बन का। जैसे फुटबॉल में आपने ऐसे कुछ ऐसे देखे ना, ऑक्टागन टाइप के दिखाई देते हैं कुछ कुछ, तो वैसे ही ये भी दिखने में एकदम बिल्कुल उसी के जैसा, इसीलिए बोलते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूले की, क्योंकि ये 60 कार्बन से बना होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कि जिसका फॉर्मूला है वो कहता है C60 है। तो ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है 60 कार्बन का, और दिखने में फुटबॉल लाइक होता है। तो हम बोलते हैं कि बहुत ही स्मॉल फुटबॉल लाइक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, फुटबॉल गोल गोल होती है ना, इसलिए। अपीयरेंस की बात करें तो कहते हैं डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। और जो इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कैसे बना होता है, जैसे हमने देखा था कि डायमंड हमारा 3D में बना है, और जो हमारा ग्रेफाइट है वो लेयर फॉर्म में ऐसे 666 रिंग बना के ऐसे बन रहा है। डायमंड भी 6 बन रहा है, लेकिन वो 3D में अरेंज हो रहा है। तो बच्चे ये जो होता है ना, वो हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल शेप में होता है। हेक्सागोनल मतलब 6 रिंग वाला, पेंटागोनल मतलब 5 रिंग वाला। तो हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन होते हैं। मतलब जो रिंग्स बनी होती हैं वो 20 हेक्सागोन रिंग होती हैं और 12 क्या होती है, पेंटागोन रिंग होती है। जो कार्बन है वो इंटरलॉक होते हैं वह हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग से। तो ये बहुत ही ऐसा फोर्स वाली बात नहीं है, बट जैसा इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया है। हालांकि इस पर बहुत क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि खुद ही अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो डायमंड और ग्रेफाइट है, बट आपकी बुक में है तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा इसके बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इसमें बच्चे कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट बताओ, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। एक्सप्लेनेशन वे में कुछ करना है तो मुझे वो भी बताओ, हम लोग से इम्प्रूव करेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं एंड होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।